हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं कक्षा 12वीं का हिंदी का काव्य खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित है। हम लोग का काव्य खंड में जो पहला चैप्टर है करबक, जिनके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। हम लोग का जो क्लास 12 का जो हिंदी का दिगंत का पहला काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है वह है करबक, जिनके लेखक हैं, जिनके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और दूसरा जो चैप्टर है पद, उनके जो रचयिता है वे है सूरदास जी। तो हम लोग उन्हीं दोनों चैप्टर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जिस प्रश्न का आप सही उत्तर जानते हैं क्वेश्चन के साथ उनको कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपका तैयारी कितना दूर तक हुआ है। और आप अपना आशा है कि आप अपना क्लास 12 का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। उस बेहतर तैयारी में हम चाहते हैं थोड़ा सा मेरा भी योगदान हो, इसीलिए आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके तैयारी में चार चांद लग जाए। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि मेरा वीडियो आप देखा कीजिए। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। हम लोग का जो पहला प्रश्न है वह कहता है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिख रहा है, इस चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है जो कि सही है। तो आपको बताना है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम लोग का जो ऑप्शन ए है वह सही उत्तर है, मतलब जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। काव्य की भाषा का मतलब क्लास 12 में जो उन्होंने काव्य लिखा है उस काव्य की भाषा हिंदी है कि अंग्रेजी है कि फारसी है कि संस्कृत है कि उर्दू है कि ब्रज है कि खड़ी बोली है कि अवधी है कि अरबी है, कौन सी भाषा है वही भाषा पूछ रहा है। तो हम लोग का यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है अवधी भाषा, ऑप्शन नंबर डी है अरबी भाषा। तो जायसी का जो काव्य भाषा थी, अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा अवधी भाषा। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है अवधी भाषा। जायसी की काव्य की जो भाषा थी वह अवधी भाषा थी। अगर आपको कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग को सही जानकारी मिल सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 2 बढ़ते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न है कहता है जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। मतलब जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। जो कवि जो है, हम लोग के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कथा को लिखा है। इस कविता में, इस काव्य में उन्होंने पहले पद में स्वयं अपने बारे में बताया है, और दूसरे पद में राजा रतन सेन एवं पद्मावती की कथा का वर्णन किया है। कहता यह जो कथा इन्होंने लिखा है इसको किसके द्वारा सींचा है। सींचा का मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई अक्सर पानी से ही किया जाता है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्होंने अपने काव्य की रचना, मतलब राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी को इन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। इन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है जायसी ने
किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो है उसको कौन सा दोष है जिस दोष के होते हुए भी वह गुणवान है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो मलिक मोहम्मद जायसी को नेत्र दोष था, क्योंकि उसको नेत्र से दिखाई नहीं देता था, इसीलिए उसके अंदर नेत्र दोष था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेत्र दोष। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे जो हम लोग का प्रश्न है, आगे प्रश्न कहता है कि पद्मावती, आगे प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। यह जो पद्मावत है यह किसकी रचना, मतलब पद्मावत को कौन लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में है मुल्ला दाऊद की, ऑप्शन नंबर बी में है कुतुबन की, ऑप्शन नंबर सी में है जायसी की। जायसी का मतलब है मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन नंबर डी है मंडल की। तो पद्मावत की जो रचना है वह जायसी के द्वारा किया गया है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा की कवि है। शाखा मतलब वह किस प्रकार के कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान मार्गी शाखा के, ऑप्शन नंबर सी है राम मार्गी शाखा के, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण मार्गी शाखा के। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह प्रेम मार्गी शाखा की कवि है, क्योंकि उन्होंने राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के बारे में प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसीलिए यह जो मलिक मोहम्मद जायसी है वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम मार्गी शाखा के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे जो हम लोग का प्रश्न है कहता है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। उपमा कह दे या तुलना कह दे, उपमा कह दे या तुलना कह दे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है उन्होंने अपने आंख की तुलना किससे की है। तो इस ऑप्शन नंबर ए है आपको ए कमल से, ऑप्शन नंबर बी है आपको कुमुद से, ऑप्शन नंबर सी है आपको सरोवर से, ऑप्शन नंबर डी है आपको दर्पण से। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आंख की तुलना दर्पण से किया है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है उसी प्रकार कवि का जो एक नेत्र है वह दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्पण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, आगे हम लोग का प्रश्न है कहता है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। इस प्रश्न का उत्तर हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जायसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यही होगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह प्रेम के पीर के कवि है। ऑप्शन नंबर बी था नाभादास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है कबीर दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि इन्होंने प्रेम के पीरा का अनुभव किया है, प्रेम के बारे में इन्होंने लिखा है, राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के बारे में बताया है, इसीलिए इसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे जो हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न है कहता है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। जायसी जो अपना काव्य लिखते हैं, जो भी अपना काव्य लिखे हैं, कहता है वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरोवर की भांति, ऑप्शन नंबर बी है कुएं की भांति, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र की भांति, ऑप्शन नंबर डी है नदी की भांति। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपना काव्य लिखा है वह किस प्रकार गंभीर है, तो वह समुद्र की भांति गंभीर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि समुद्र के भांति। मलिक मोहम्मद जायसी का जो रचना है, जो काव्य है, वह समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है, जिसका कोई अंत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि सूरदास की कौन सी रचना है। आपको यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें खोजना है कि सूरदास के द्वारा कौन सा रचना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी में है करवक, ऑप्शन नंबर सी में है झप्पय, ऑप्शन नंबर डी में है पद।
यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यह सूरदास मतलब हम लोग के काव्य खंड का दूसरे पाठ का प्रश्न है। यह पुत्र वियोग उसी काव्य खंड का ही प्रश्न है और करवट को लिखने वाले हम लोग पढ़ चुके हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी है। और जो यह पुत्र वियोग है इनके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। और यह जो छप्पर है इनको लिखने वाले कवि इनको। और अगला जो हम लोग का ऑप्शन डी है वह है पद। तो यह जो सूरदास है, सूरदास के द्वारा जो रचना लिखा गया है वह है पद। जो हम लोग का चैप्टर 2 है, काव्य खंड का चैप्टर 2 है पद, इसी को लिखने वाले हैं हमारे कवि सूरदास जी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे जो हम लोग का प्रश्न है, आगे जो प्रश्न हम लोग का वह कहता है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य का इस पूरे विश्व में जो अद्वितीय कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी में है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी है नाभादास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास जी है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। यह जो सूरदास की जो कविता है उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में वर्णन किया है, उनके जन्मदिन, उनके जन्म के बारे में, और उन्हीं का गुणगान करते करते इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। तो कहता है कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर बी है यशोदा की गोद में, ऑप्शन नंबर सी है यमुना की गोद में किनारे पर, और ऑप्शन नंबर डी है कदम के पैर पर। तो पूछा जा रहा है किसकी गोद में। तो कृष्ण भगवान जो है वह अपने नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा नंद की गोद में। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे तो यह जो है नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम पद मतलब यहाँ पर होगा प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर होगा प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में। प्रथम पद मतलब सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया उसमें 2 पद है। कहता प्रथम पद में उन्होंने कृष्ण भगवान को जगाने का वर्णन किया है और दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भगवान को भोजन कराने का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद में या प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। तो प्रथम पद में कृष्ण को जगाया जाता है। और हम लोग जानते हैं जब कोई आदमी रात में सोता है तो उसको सुबह या भोर में जगाया जाता है या मॉर्निंग टाइम में जगाया जाता है, इसीलिए उसको जो सूचना दिया जाता है वह भोर होने का सूचना दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही है कि कृष्ण भगवान को भोर होने की सूचना दी जाती है। आप लोग अगर ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए है रात्रि होने की, ऑप्शन नंबर बी है दोपहर होने की, ऑप्शन नंबर सी भोर होने की, जो कि हम लोग का सही उत्तर है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी की नहीं। तो हम लोग को जो याद रखना है कि सूरदास जी ने प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना देते हैं तो उनको भोर होने की सूचना दी जा रही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है यह कहता है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। यह जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको प्रश्न को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर देखते कौन सी रचना सूरदास की है और वह आगे ऑप्शन नंबर ए टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक मार देंगे। आपको पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो यह जो आपको सूर सागर दिख रहा है यह सूरदास की रचना है। यह जो आपको साहित्य लहरी दिख रहा है यह भी सूरदास की रचना है। यह जो सुर सारावली आपको दिख रहा है यह भी सूरदास की रचना है। लेकिन जो यह सही है यह सूरदास की रचना नहीं है। और हमको यहाँ पर यही पूछा है कौन सी सूरदास की रचना नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा सत सही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा सत सही। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि सूरदास किस चीज की भूख है। मतलब यहाँ पर होगा सूरदास को
यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न होगा कि सूरदास को किस चीज की भूख है। बहुत लोग को अपना अपना चीज का भूख होता है, किसी को पैसा का भूख होता है, किसी को धन दौलत का भूख होता है, किसी को पढ़ने का भूख होता है, किसी को जमीन का भूख होता है, किसी को भक्ति का भूख होता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आखिर सूरदास को किस चीज का भूख है। तो सूरदास जो है कृष्ण की जूठन का भूख था। सूरदास को कृष्ण की जूठन का भूख था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर होगा कृष्ण की जूठन की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूरदास को किस चीज की भूख थी, तो सूरदास को कृष्ण भगवान की जूठन की भूख थी। और ऑप्शन नंबर बी है प्रेम की, ऑप्शन नंबर सी है काव्य रचना की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भगवान को जो भूख था वह कृष्ण की जूठन का भूख था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वह कहता है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। वास्तव में जो काव्य में दिया गया है वह सूरदास की कोई वास्तविक जानकारी नहीं है, कोई वास्तविक सूचना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि। अनुमानित का मतलब जिसका कोई समय संभावित नहीं है, फिक्स समय नहीं है। तो सूरदास का जो रचना हुआ था ऑप्शन नंबर ए है 1475 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, आप लोग इसको 1478 कर लीजिएगा। या जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी वो होगा 1478 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1480 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1482 ईस्वी। तो आपको बताना है अपने काव्य के अनुसार, आपके रचना के अनुसार कि सूरदास की जो अनुमानित जन्म तिथि है वह क्या है। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1478 ईस्वी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का रचना है कि साहित्य लहरी। अगर साहित्य लहरी किनकी रचना है, अगर आप लोग इससे पहले भी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो इससे पहले भी हम लोग बताएं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास की, ऑप्शन नंबर सी है कबीर की, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास की। तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास के द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूरदास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास का गुरु जो विद्यार्थी जहां से शिक्षा अर्जन करता है, जहां से कुछ सीखता है, वह उसका गुरु बन जाता है। जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग हमसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हम आपका गुरु हुए। उसी प्रकार पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास ने जिसके पास शिक्षा ग्रहण किया, जिससे जीवन में का अनुभव ग्रहण किया, कहता है इनके गुरु का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी है विठलनाथ, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है आनंद दास। तो सूरदास के जो गुरु थे वह थे महर्षि वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभाचार्य। सूरदास का जो गुरु का नाम था वह वल्लभाचार्य था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है कहते हैं सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी में है रौद्र रस। तो बताना है आपको सूरदास के संकलित पदों में, या जो पद हम लोगों ने पद पढ़ा जो कृष्ण भगवान का वर्णन करता है, आखिर इसमें किस चीज का रस दिखाया गया है। तो इस पद में वात्सल्य रस को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस वात्सल्य रस। कहते सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रस है वात्सल्य रस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है
कहता है कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का मतलब यह कन्या नहीं जो हम लोग के घर में पाया जाता है। कन्या का मतलब पहले के जो भाषा चलता था अवधी ब्रज भाषा, उस भाषा का एक अलग ही उदाहरण होता था जिसमें हम लोग कन्या का अर्थ कुछ अलग होता था। हम लोगों से पूछा जा रहा है कन्या का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए स्त्री है, ऑप्शन नंबर बी वधु है, ऑप्शन नंबर सी पत्नी है, ऑप्शन नंबर डी गोद है। तो आजकल के अनुसार अगर किसी को पूछा जाए कन्या का अर्थ क्या होता है तो वह बिना कुछ देखे पत्नी को टिक कर देगा। लेकिन पहले का जो भाषा हुआ करता था उसमें कन्या का अर्थ कुछ अलग ही होता था, जो कि है गोद। कन्या का पहले अर्थ होता था गोद, जो नंद बाबा अपने गोद में बैठाकर कृष्ण भगवान को भोजन करा रहे थे उसी को कन्या कहा गया है। कन्या मतलब होता है गोद में किसी को बैठाकर रखना। तो इस चैप्टर में या इस क्लास में हम लोगों ने कुल 2 चैप्टर का प्रश्नोत्तर किया। चैप्टर 1 करवक जिनके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, और चैप्टर 2 का नाम है पद जिनके लेखक है सूरदास जी। इन दोनों से संबंधित हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हम इस प्रकार का वीडियो बनाएं तो आप लोग के पास बहुत जल्द पहुंच जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोगों के हमारे चैनल का नाम है महर्षि मेही एजुकेशन 2। हम लोगों का 1 भी लॉन्च हुआ, महर्षि मेही एजुकेशन 1 भी है, और आप दूसरा चैनल है महर्षि मेही एजुकेशन 2। तो आप लोगों को क्लास 12 का वीडियो देखने के लिए महर्षि मेही एजुकेशन 2 को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।